हुआ क्या है 2016 का। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन 85 तक अपन कर रखे थे, अपन ने कर लिया था। अब स्टार्ट करते हैं 86 क्वेश्चन से। द जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति इज कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ द मिलिट्री डिप्लोमेसी बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड। गरुड़ शक्ति जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो करंट में जिस ईयर आप पेपर दे रहे हो उसके अंदर जो उससे पहले रिसेंट में 1 साल के अंदर कोई भी एक्सरसाइज हुई हो मिलिट्री एक्सरसाइज, उसका नाम याद कर लेना, तो वो पेपर के अंदर पूछा जाता है। ये करंट का क्वेश्चन है, लेकिन ये आगे भी फ्यूचर में रिपीट हो सकता है। तो गरुड़ शक्ति किसके साथ करी जाती है? इंडोनेशिया के साथ। गरुड़ जो है वो फ्रांस के साथ करी जाती है, शक्ति वक्ति नहीं। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया, गरुड़ फ्रांस के साथ, और नेपालीज आर्मी के साथ सूर्य किरण करी जाती है। तो ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लेकिन इसका आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन राइट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है? आप चीज़ यहाँ पे देखो, ह्यूमन राइट मतलब इंसान के मूल अधिकार के बारे में बात करी जा रही है, इंसानों को जो अधिकार मिलने चाहिए उसके बारे में बात करी जा रही है। ह्यूमन राइट ड्राइव देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम द मॉरल प्रिंसिपल। ह्यूमन्स जो होते हैं वो अपनी प्रिंसिपल्स जो अपनी जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से लेते हैं? मॉरल जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनसे। दे आर एप्लीकेबल सब्जेक्ट टू देयर अडॉप्शन बाय द स्टेट्स, ये भी सही है और ये भी सही है। द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट वॉज अडॉप्टेड ये 1966 के अंदर अडॉप्ट करा गया था यूनाइटेड नेशन द्वारा, 1948 के अंदर नहीं। तो ये चीज़ रॉन्ग हो जाएगी। हमसे नॉट करेक्ट पूछा था, तो नॉट करेक्ट में आंसर क्या जाएगा? सी। द यूनिवर्सलिज्म ऑफ द ह्यूमन राइट इज चैलेंज्ड बाय द कल्चरल रिलेटिविस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। नॉट करेक्ट में पूछा तो आंसर क्या करेंगे हम यहाँ पे? सी। नेक्स्ट देखो अब इस क्वेश्चन को, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। इनमें से कौन सी जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं है परमानेंट सेटलमेंट की? परमानेंट सेटलमेंट आप लोगों को पता है कि परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था कि 10 साल के लिए पट्टा दे दिया जाता था। पट्टा मतलब इन द सेंस जमींदार को ये राइट दे दिया जाता था कि इस जगह से आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है। सनसेट नियम लागू होता था। सनसेट नियम लागू होने मतलब अगर आपने शाम से पहले जमा नहीं कराया तो आपकी ज़मीन को जब्त कर लिया जाएगा। तो वो चीज़ परमानेंट सेटलमेंट कहलाती थी। परमानेंट सेटलमेंट्स वेस्टेड लैंड ओनरशिप राइट इन द जमींदार को राइट दे दिया गया था, ये चीज़ सही है। द परमानेंट सेटलमेंट कंटिन्यू टू पे अटेंशन टू द कस्टमर ऑक्यूपेंसी राइट्स ऑफ द पीजेंट्स। क्या कभी भी परमानेंट सेटलमेंट के अंदर ब्रिटिशर्स ने पूरे 200 साल के अंदर भी कभी भी पीजेंट्स और फार्मर्स के बारे में बात करी? नहीं बात करी। कभी उनकी अटेंशन, उनके राइट्स के बारे में ध्यान दिया? नहीं दिया। तो ये चीज़ तो गलत है। फैक्ट्री एक्ट 1981 और फैक्ट्री एक्ट 1881 और फैक्ट्री एक्ट 1891 जरूर आया था, लेकिन वो फार्मर्स के लिए नहीं आया था, वो वर्कर्स के लिए आया था। और उसने भी क्या करी थी? कंडीशन सेट करी थी कि 7 साल से छोटे बच्चे यहाँ काम नहीं कर सकते, फिर 9 साल से काम नहीं कर सकते, वुमेन इतने घंटे काम कर सकती है। ठीक है, लॉर्ड रिपन के टाइम पे फैक्ट्री एक्ट 1990 बनाया था, पहला 1880 बनाया था सॉरी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है नॉट a characteristics, तो बी है। The burden of the high revenue assessment was shifted to the peasant under the burden। क्या सिस्टम होता था कि 10 में से 11 पार्ट तो ब्रिटिशर्स रखेंगे, एक 11 वाला पार्ट कौन रखेगा? जमींदार रखेगा। फार्मर को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये जमींदार के पास जाता था या ब्रिटिशर्स के पास जाता था। तो यहाँ पे हाई रेवेन्यू का बर्डन किस पे शिफ्ट कर दिया गया था? जितना ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए किसानों पे, फार्मर्स पे। कितनी खेती करनी है, इतना ज़्यादा हमारे पास जो अमाउंट आनी चाहिए, जो प्रोडक्ट आना चाहिए, वो इतना ज़्यादा होना चाहिए। द कंडीशन ऑफ द एक्चुअल कल्टिवेटर्स ऑफ द लैंड डिक्लाइन अंडर द। कंडीशन तो डिक्लाइन होगी जब इतना ज़्यादा उनका शोषण हो रहा होगा। तो इसका आंसर डायरेक्टली भी क्या है? बी है। अब उसके बाद आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रैयतवाड़ी सिस्टम। अब देखो एक चीज़ याद रखना कि रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और ये परमानेंट सेटलमेंट तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हिस्ट्री के अंदर। बहुत बार यूपीएससी ने मेंस के अंदर भी क्वेश्चन पूछा है, तो इन चीज़ों को रट लेना अच्छे से। इट वॉज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ द थॉमस मुनरो, ये सही है। ये कब शुरू करी गई थी? 1820 के अंदर। 1820 के अंदर ये शुरू करी गई थी थॉमस मुनरो द्वारा, जो कि गवर्नर थे कहाँ के? मद्रास के। इसके मतलब इसमें, और ये कहाँ पे स्टार्ट करी गई थी? मद्रास में, बंगाल में, और ये असम और कुर्ग के अंदर भी लागू करी गई थी। ठीक है, अब मेनली तो ये असम और मद्रास में भी थी, लेकिन मेनली तो ये मद्रास और बंगाल में भी थी, लेकिन इसको कुर्ग में भी लागू करा गया था। ठीक है, असम और कुर्ग के अंदर भी। अब यहाँ पे पूछा है इट मीन टू रिड्यूस इंटरमीडिएटरी, सही बात है। रैयतवाड़ी में रैयत यानी किसान को पावर दे दिया गया था कि जो मिडिल मैन था, बीच का जमींदार था, उसको हटा दिया गया था। कल्टिवेटिंग पीजेंट्स वर ग्रेजुअली इम्प्रूव्ड बाय द सिस्टम। कल्टिवेशन जो पीजेंट था वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा था। हाँ, ऐसा हो रहा था क्योंकि मिडिल मैन को हटा दिया था। जो रैयत यानी जो किसान था, उसके हाथ में ये चीज़ आ गई थी, तो उसकी धीरे धीरे कंडीशंस जो हो रही थी वो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव
ग्रो हो रही थी। तो यहाँ पर इसकी बात करेंगे तो ये जो कंडीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगा 1 2 3। तो आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन हमने कर लिए। अब देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द आत्मीय सभा इन 1815। किसने आत्मीय सभा का गठन करा था 1815 के अंदर? तो इसका आंसर है राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने। राजा इनको किसने दिया था? अकबर सेकंड ने दिया था। ठीक है, इनको उपाधि राजा की किसने दी थी? अकबर सेकंड ने दी थी। मुगल शासनकाल में बहादुर शाह वगैरह पढ़ोगे तो उसके पहले के पहले जो था अकबर सेकंड था, उसने दी थी। हैरार्की पढ़ोगे तब पता चलेगा। तो राजा राम मोहन रॉय को उन्होंने किसकी स्थापना करी थी? आत्मीय सभा की 1815 में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द संताल हुल ऑफ 1856 और 55 और 56। इसके बारे में बात कर रहे हैं और हमसे पूछा गया है। तो देखो ये वाले क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, अब इसमें से हमें आंसर बताना है। द संथाल वर इन अ डेस्परेट सिचुएशन एज अ ट्राइबल लैंड वर लीज्ड आउट। ठीक है, डेस्परेट थे क्योंकि उनकी जो देखो जितने भी पीजेंट्स मूवमेंट्स ये सारे हुए थे ना ट्राइबल्स वाले, ये इसलिए हुए थे क्योंकि लोग जो रहते ना, जो ब्रिटिशर्स थे, वो खेती करने के चक्कर में इनके जंगलों को काटते जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे और इनकी जो ज़मीन थी, इनका जो जंगल था उस पर कब्जा करते जा रहे थे। बेसिक रीज़न तो इन लोगों का यही था। फिर द संथाल रिबेल वर ट्रीटेड वेरी लीनियंटली बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, द संथाल इनहैबिटेड एरिया वर इवेंचुअली कंस्टिट्यूटेड इनटू सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड संथाल परगनास। ये सही है। फिर उसके बाद हमसे क्या बोला गया है कि द संथाल रिबेलियन वर द ओनली मेजर। ये तो गलत है। ओनली नॉर्मली गलत ही होता है, और जब आप एमसीक्यू करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये सही और ये सही। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड किस में आ रहा है? डी में। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सूबेदार मेजर फतेह सिंह आर करेक्ट। सूबेदार मेजर फतेह सिंह के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसको हटा दिया था आंसर की में, इसको हटा रखा है। ठीक है, इसका बोनस मार्क्स है, इस क्वेश्चन को हटा दिया था, बट फिर भी सॉल्व कर लेंगे, एक बार पता कर लेंगे ये कौन थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रेजिमेंट, ये भी बाद में पता करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज आइडेंटिफाई, ये भी किसका है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो हमें अभी देखना है कि अभी प्रेजेंट में कोई सिटी, कोई रिपोर्ट आ रही है जो ऐसी बात कर रही है, इसकी भी आना था इसका आंसर उस टाइम पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सूबेदार मेजर फतेह सिंह इज करेक्ट। अभी देखो सूबेदार मेजर फतेह सिंह के बारे में, फतेह सिंह कौन थे? ये शूटर थे। सूबेदार फतेह सिंह was an Indian Army JCO from 15th Battalion of the Dogra Regiment and sport shooter. He won gold and silver medal in the Big Boar individual team events in the Commonwealth Shooting Championship in 1995 in New Delhi. He was on the duty as a part of the Defence Security Corps and killed in the action during the 2016 पठानकोट अटैक। पठानकोट अटैक के अंदर उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और वो क्या थे? एक शूटर थे, इसलिए उनके बारे में पूछ लिया गया है। अब यहाँ पे, अब इसमें तो आंसर कोई भी है भी नहीं, तो बस एक बार पठानकोट में मर गए, पठानकोट में इनकी हो गई थी। बिहार से तो नहीं थे, 15 थे, तो ये भी गलत है। ही वॉज अ बिग बोर राइफल शूटर हु वॉन द 2 गोल्ड मेडल। 2 गोल्ड मेडल भी इन्होंने नहीं लिए थे। इन्होंने क्या लिया था? इन्होंने गोल्ड और सिल्वर मेडल लिया था। तो इसलिए इसका आंसर देख लेना जो भी ऑप्शन में हो, वैसे हटा रखा उन्होंने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रेजिमेंट ऑफ द इंडियन। ओल्डेस्ट रेजिमेंट, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मद्रास रेजिमेंट, और ये वाला पहले भी आ रखा है एक, उसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, और इसलिए मैं आप है ना जाके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना, उसमें आपको ये पता चलेगा कि ये जो 93 क्वेश्चन है सिख रेजिमेंट, कमाऊँ और पंजाब और मद्रास रेजिमेंट्स के बारे में, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, ये पूरा चार्ट मैंने वहाँ पे प्लेस करा था। इसलिए मैंने यहाँ पे इसका कुछ भी प्लेस नहीं करा है, या आपका काम में जाके देखना। लेकिन इसका आंसर मैं बता देती हूँ, इसका आंसर है मद्रास रेजिमेंट। ये देख लेना, पंजाब, कुमाऊँ और सिख रेजिमेंट कब कब स्टैब्लिश्ड हुई थी। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन तो नहीं है, थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रेजिमेंट ऑफ द, अच्छा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी? सिख रेजिमेंट, कुमाऊँ, पंजाब और मद्रास रेजिमेंट। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मद्रास रेजिमेंट की, मद्रास रेजिमेंट कब हुई थी? 1750 के अंदर हुई थी। इंडियन आर्मी लाइन इन्फेंट्री 21 बटालियन है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा है सिख रेजिमेंट हमारे पास कब आई थी? 1846 के अंदर, 1 अगस्त 1846 के अंदर। दूसरी पंजाब रेजिमेंट कब आई थी? इंडियन आर्मी में 1947 में। और उसके बाद हमसे पूछा गया है कि कुमाऊँ ये थी 27 अक्टूबर 1945 में। अब हमसे पूछा गया कि सबसे ओल्डेस्ट कौन है? ओल्डेस्ट कौन सी हो जाएगी? मद्रास रेजिमेंट। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला हो गया हमारा 2016 के अंदर। ये भी 95 जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्या है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो हम इसको छोड़ दें, इसकी लग्जरी हम ले लेते हैं कि हम इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ नहीं करनी।
करंट का अफेयर का क्वेश्चन है, अगर कोई भी अभी करंट अफेयर आएगा जो भी हम पेपर देने जाएंगे तो हम पढ़ के जाएंगे, तो इसका वैसे आंसर बी था, छोड़ दो उसको। इन द फरवरी 2016 विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजेक्टेड द प्ले ऑफ, ये प्ली ऑफ, तो ये 2016 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ के आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर वैसे सी है। फिर उसके बाद आते हैं अपन, द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ द पावर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन, थ्योरी ऑफ द सेपरेशन ऑफ द पावर, डिवीजन ऑफ द पावर किसके बीच में होता है, सेपरेशन किसके बीच में होता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होता है क्या, नहीं, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल जो आरबीआई है, आरबीआई बैंकिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ देख रही होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो एटॉमिक वाला होता है, न्यूक्लियर पावर वाला होता है, वो अपना न्यूक्लियर डिपार्टमेंट है वो देख रहा होता है, स्पेस रिसर्च का डिफरेंट डिपार्टमेंट्स देख रहे होते हैं, इसरो देख रहा होता है, फिर वहाँ पे जितने भी डेवलपमेंट्स हो रखे होते हैं वो डिफेंस से रिलेटेड डीआरडीओ, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने होते हैं, इनोवेशन करने होते हैं, वो डीआरडीओ देख रहा होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मशीनरीज हैं, ब्रांचेज हैं गवर्नमेंट की जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को देखती हैं, ठीक है। वैसे ये सारे कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आ रहे होते हैं, फिर जल शक्ति मिनिस्ट्री है, वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, कल्चरल मिनिस्ट्री है, तो ये पावर सेपरेट हो रखा है, तो किसमें, डिफरेंट ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, 10वां जो शेड्यूल है किससे रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन लॉ से, कब आया था, 1952 के अंदर। क्या था उसके अंदर, स्प्लिट मर्जर होना, कि किस बात पे, मतलब कब हम किसी भी एमपी या फिर एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ये चीज़ था 10th एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसने क्या कहा था, नॉमिनेटेड मेंबर के बारे में कहा था, इलेक्टेड मेंबर के बारे में कहा था, ठीक है। और इलेक्टेड मेंबर कब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, नॉमिनेटेड मेंबर कब हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हैं, एक बार पढ़ लेना। चैप्टर पता नहीं, मुझे याद नहीं है लक्ष्मीकांत का कौन सा एग्जैक्टली, लेकिन 10th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 10th शेड्यूल के अंदर डिस्क्वालीफाई होगा या नहीं होगा, ये पावर किसके पास है, स्पीकर डिसाइड करता है। स्पीकर को अगर कोई रूल बनाना हो तो पार्लियामेंट के सामने कितने दिन पहले रखेगा, 14 डेज पहले रखेगा। मर्जर पहले स्प्लिट होता था कि अगर 1/3 हो, 2/3 हो गए तो उनको 1/3 अगर स्प्लिट हो रहा है तो नहीं माना जाएगा, लेकिन अब स्प्लिट वाला जो चीज़ है उसको हटा दी है, और अब बोल दिया है कि 2/3 से मर्जर अलाउड है लेकिन स्प्लिट अलाउड नहीं है। तो ये सारी कंडीशंस है, एक बार पढ़ लेना, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर वैसे सिंपली है, हमारे पास क्या हो जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी। अब देखो, अब आता है हमारे पास 99 क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, अमेंडमेंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट सेट फोर्थ इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है, आर्टिकल 368 के अंदर। 368 के अंदर, इस 368 के अंदर क्या है कि अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये चीज़ बता रखा है। जॉइंट सेटिंग है क्या इसके अंदर, जॉइंट सेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए अंदर नहीं होती, प्रेसिडेंट को इसके लिए अंदर अप्रूवल देना ही होता है, स्पेशल मेजोरिटी से इसको पास होना होता है इस बिल को। कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस हो सकती है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखी है, तो ये सारी चीज़ें याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल क्या हो जाएगा इसका, आर्टिकल 368 विथ रिगार्ड्स टू द कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल। ओके, नॉट करेक्ट पूछा है। एक तो देखो ये वाला यही पूछ लिया, आर्टिकल में अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल, और उसी के बारे में अब आगे उन्होंने पूछ लिया है कि नॉट पूछा है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन कॉल अ जॉइंट सेटिंग। जॉइंट सेटिंग जो होती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में नहीं होती, मनी बिल के अंदर जॉइंट सेटिंग नहीं होती, मनी बिल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के अंदर जॉइंट सेटिंग का कोई भी प्रोविजन नहीं है। फाइनेंशियल बिल के लिए हो सकता है, कोई स्पेशल बिल आ रहा हो उसके लिए हो सकती है जॉइंट सेटिंग, लेकिन मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए जॉइंट सेटिंग का कोई भी प्रोविजन नहीं है। याद रखना, स्टार मार्क कर लो, दिवाली बना लो यहाँ पर स्टार लगा लगा के, ठीक है, कि ये चीज़ याद करनी है और ये चीज़ पढ़ के जानी है हर पेपर के अंदर, टिप्स भी होनी चाहिए चीज़ें। तो ये वाला हो जाएगा, अब आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कट मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ, कट मोशन जो है, कट मोशन, पहले तो मुझे ये बताओ कि कट मोशन होता क्या है, फिर उसके बाद ये बताओ कि कट मोशन कब इंट्रोड्यूस करा जाता है, जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है। कट मोशन मतलब क्या होता है और कब इंट्रोड्यूस करा जाता है, इसका आंसर क्या है, पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ोगे उसके अंदर मिल जाएगा। पार्लियामेंट में दे रखा है कट मोशन क्या होता है, पॉलिसी कट क्या होता है, टोकन क्या होता है, वहाँ पे ये सब चीज़ें पढ़ोगे तो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे रेलवे और जनरल बजट है, लेकिन 2017 में रेलवे और जनरल बजट को हटा दिया गया था, तो मर्ज कर दिया गया था, तो अब सिर्फ एक जनरल बजट ही आता है, तो उस टाइम का ये आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन अब इसका कोई भी मतलब नहीं रहा है।
कट मोशन तो अभी भी है, लेकिन रेलवे बजट और उसका जनरल बजट वो दोनों सेपरेट नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइडेड गवर्नमेंट इनटू रिपब्लिकन, मोनार्कियल और डिस्पोटिक, ऐसा कौन सा पर्सन था जिसने इन तीनों के अंदर इसको डिवाइड करा था? इसका आंसर है मॉन्टेस्क्यू। तो इसका 102 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन द टर्म डिमांड पॉलिटी एंड द कमांड पॉलिटी? डिमांड पॉलिटी और कमांड पॉलिटी PYQ है 2015, 16, 2014 या फिर 15 का क्वेश्चन देखना, मैंने वहाँ पे समझाया है कि डिमांड और कमांड पॉलिटी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, सेम क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लियोड, आयल, रोडोल्फ और सुसेना। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बंगाली लिटरेचर एपिक मेघनद, एक मिनट, मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है, एक सेकेंड, ये रहा। यहीं पर बता देती हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बंगाली लिटरेरी एपिक मेघनाद बंध काव्य, काव्य, इसको काव्य लिखा हुआ है, हिंदी में काव्य पढ़ते हैं, इज एन करेक्ट। इट इज़ रिटन बाय मिशेल मधुसूदन दत्ता। देखो ये पोएम लिखी हुई है, इसकी पोएम की मैंने यहाँ पे लाइन को शेयर कर रखी है। ये हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे? द ग्रेट हीरो बीइंग डिफीटेड इन अ फेस टू फेस बैटल, बीरबाहु लीव्स टू द डेड मैन्स वर्ल्ड लॉन्ग बिफोर ही शुड हैव, किसके द्वारा लिखी गई थी? मिशेल मधुसूदन दत्ता के द्वारा लिखी गई थी, बंगाली लिटरेचर का वर्क है। और ये किसके बारे में बात करी गई है? मेघनाद, सन ऑफ इंद्रजीत, सन ऑफ रावणा, द किंग ऑफ लंका इन द संस्कृत एपिक, इसके बारे में बात करी गई है। तो हमसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, इट ड्रॉज अपॉन एग्जिस्टिंग हिंदू एंड द जैन ट्रेडिशन ऑफ रामायण, इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू असामी एंड हिंदी, इसको ट्रांसलेट करा गया था असामी और हिंदी के अंदर। तो हमें इसमें से ये चीज़ देखनी है कि इसमें से ये कौन सी चीज़ सही है। तो देखो यहाँ पे 104 के अंदर 1 2 3 4, देखो फर्स्ट वाला तो सही है, फर्स्ट वाला सही है, यानी ये वाला ऑप्शन हमारे पास गया। तो 104 का हमारे पास फर्स्ट वाला तो सही है। अब यहाँ पे बोला इट वॉज ड्रॉ हिंदू कल्चर, जैन मतलब ब्राह्मणा और उसके सन के बारे में बात करी गई थी, तो ये भी सही है। तो फर्स्ट और थर्ड सही है, फर्स्ट और सेकंड सही है, लेकिन इट वॉज ट्रांसलेटेड इन असामीज एंड हिंदी, ये वाली बात कहीं पे भी ऐसी मेंशन्ड नहीं है कि करी गई है ट्रांसलेटेड या नहीं करी गई है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, डी नहीं होगा, सी, सॉरी। नेक्स्ट करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस, ये बाद में करेंगे, नज़ीर अहमद का फेमस नॉवल कौन सा है, क्योंकि ये सारी बुक्स भी बताऊंगी ये किस किस की है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फाउंडिंग, अबाउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग 106 कर रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फाउंडिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC इज करेक्ट। INC 1885 के अंदर बनी थी। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC वॉज WC बनर्जी। WC बनर्जी थी क्या? इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? और इसकी अध्यक्षता, मतलब इसको स्टैब्लिश किसने करा था, वो चीज़ दोनों बताओ मुझे। वैसे तो उसका आंसर ये चीज़ सही है क्योंकि WC बनर्जी थे, लेकिन इसको स्थापित किसने करा था? ठीक है, ये चीज़ बताना कि इंडियन कांग्रेस सबसे पहले किसके द्वारा करी गई थी। मैं हिंट दे देती हूँ, वो जो पर्सन है उनका नाम H से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ। द अर्लीस्ट लिटरेरी रेफरेंस टू आयरन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट आर फाउंड इन द, हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि सबसे पहले आयरन है, लोहा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर मिला था, पाया गया था, ये कौन सी लिटरेरी मतलब कौन सी बुक ने, कौन से चीज़ ने, मतलब कौन सी बुक के अंदर इसके बारे में सबसे पहले मेंशन करा गया था। तो देखो ऋग्वेद में, समवेद में, यजुर और विनय पत्रिका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंदर सबसे पहले किसकी बात करी गई थी? आयरन के बारे में बात करी गई थी, बताया गया था। अब नेक्स्ट वाला, ये वाला चीज़ कर लिया अपने। अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस रिटन नॉवल बाय द नज़ीर अहमद। नज़ीर अहमद के द्वारा कौन सा सबसे पहला नॉवल लिखा गया था? सारे पढ़ लेते हैं। हमें ट्विलाइट इन दिल्ली अहमद अली के द्वारा लिखा गया है। विलियम सिटी ऑफ डेंजीन्स, ठीक है। मिरात उल उरूस नज़ीर अहमद दहलवी के द्वारा लिखा गया है। और बहश्ती जिनवर ये अशरफ अली तनवी के द्वारा लिखा गया है। लेकिन हमसे क्या अच्छा पूछा गया है? नज़ीर अहमद ने कौन सा लिखा है? मिरात उल रस, ये चीज़ हो जाएगा। आंसर इज बी। देख लो ये सारी पिक्चर्स एक बार देख लेना तो याद रहेगी बुक्स का। ये वाले क्वेश्चंस हो गए, ये वाला करते हैं। उससे पहले मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 कर रहे हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। यहाँ पे सारी बुक्स दे रखी है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आंसर की के अंदर इसका आंसर X दे रखा है क्योंकि ये यहाँ पे कुछ गलती है। अब वो बता देती हूँ गलती क्या है। देखो, ऐसे ऑन द इंडियन इकोनॉमिक्स है ना, वो जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी महादेव गोविंद रानडे द्वारा।
तो मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रही हूँ महादेव, तो समझ जाना महादेव गोविंद रनारे इनके द्वारा लिखी गई थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पे हो जाएगा दादा भाई NAOROGI, दादा भाई नौरोजी द्वारा। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ जो इंडिया है ना वो किसके द्वारा लिखी गई थी? RC दत्ता द्वारा लिखी गई थी। और द पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया प्रफुल्ल चंद्रा रे के द्वारा नहीं लिखी गई थी, ये बुक लिखी गई थी पृथ्वीज चंद्र रे। गलत प्रिंट हुआ है यहाँ पे, ये प्रफुल्ल नहीं है, ये पृथ्वीज है, इसलिए ये चीज़ को आंसर की में उन्होंने नहीं माना था। अब यहाँ पे पूछा गया है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के बारे में हमें पूछा गया है कि कौन सी चीज़ सही है। दे वर नेम्ड आफ्टर द ब्रिटिश पार्लियामेंट्रीज मिंटो एंड मॉर्ले, नहीं। दे प्रोवाइड फॉर द गवर्नर थे वो वहाँ पे, ब्रिटिश के नहीं थे, इंडिया के थे। दे प्रोवाइड फॉर द लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ elected Indians in the legislative council, ये चीज़ सही है। They contain provision that ensure that British officials retain their majority in the imperial legislative council, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे रिफॉर्म्स पढ़ लेना, तो ये बाद में काम आएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग नॉवल रिटन बाय द चार्ल्स डिकेंस दैट critique the adverse impact of industrialization on the poor। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? ये होगा हार्ड टाइम्स। चार्ल्स डिकेंस ने कौन सी नॉवल के अंदर इस चीज़ को क्रिटिसाइज करा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के इम्पैक्ट को? वो हो जाएगा हार्ड टाइम्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ह्यूमनिस्ट यूज ड्यूरिंग द रेनेसा इन 15th सेंचुरी इन यूरोप? यूरोप के अंदर जो रेनेसा हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में, तो उसके अंदर जो ह्यूमनिज्म यूज़ करा गया था वो किसके रिस्पेक्ट में यूज़ करा गया था? तो इसका आंसर है इट रेफर्स टू द मास्टर हु टॉट ग्रामर एंड रिटोरिक, ये सही है। इट रेफर टू द मास्टर हु टॉट पोएट्री, हिस्ट्री एंड फिलोसफी, ये सही है। इट रेफर्स टू द मास्टर हु टॉट सब्जेक्ट दैट वर कनेक्टेड विथ रिलीजन, नहीं। रिलीजन की तो बात ही नहीं हो रही थी, रिलीजन्स को तो जो चर्च, उस टाइम पे चर्च इतना ज़्यादा पावरफुल था, जैसे मोनार्की होती है ना, मोनार्की से ज़्यादा पावरफुल उस टाइम पे चर्च था, तो जो चर्च है ना वो बहुत ज़्यादा भेदभाव कर रहा था, तो इसलिए चर्च को तो हटाया गया था, वहाँ पे चर्च के बारे में बोला गया था। जो चर्च की पोप वगैरह जो थे, जो चर्च के बारे में बातें कर रहे थे, उनको इतना रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था। इट रेफर्स टू द मास्टर हु एम्फसाइज स्किल दैट वर डेवलप्ड थ्रू आउट द डिस्कशन एंड डिबेट, ये भी सही है। प्रोग्रेसिव, तो इसका थर्ड आंसर नहीं होगा, थर्ड किस में नहीं है? इन दोनों में नहीं है। अब इसका 1 2 3 4 है, तो आंसर है C। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये चार्ल्स डिकेंस, देखो ये वाले नॉवेल्स मैंने लगा रखे हैं, वैसे तो इसका हार्ड टाइम्स है आंसर, तो हार्ड टाइम्स का ऑथर कौन है? चार्ल्स डिकेंस। फिर उसके बाद है द डे बिफोर अमेरिका, तो इसका क्या है? विलियम H। अब उसके बाद हमें द बुक ऑफ द कोर्टियर, तो इसका है बाल्डेसरी, पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, तो ये है। ठीक है, एक बार देख लेना इसको। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये वाले हो गए हैं हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग, हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज वर द फीचर्स ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के कौन कौन से फीचर्स हैं, तो हमें ये चीज़ देखनी है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इट वॉज अ रूलर क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के अंदर कब हुआ था? 8 अगस्त को हुआ था। गांधी जी ने बोल दिया था कि डू और डाई का नारा दे दिया था इसके अंदर, ठीक है, करो या मरो का नारा दे दिया गया, तो 1942 के अंदर हुआ था, तो ये चीज़ गलत है। इट वॉज असेंशियली अ मॉडरेट मूवमेंट तो बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। इट वॉज मार्क्ड बाय द अनप्रेसिडेंट यूज ऑफ द वायलेंस, करो या मरो, जब गांधी जी खुद ही कह रहे हैं कि करो या फिर मरो, तो वायलेंस तो होगा ही। इट वॉज मार्क्ड बाय द एक्यूट स्टेट रिप्रेशन, ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C, दोनों ही सही है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 113 हमारे पास क्या बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ रोम इन 15th centuries आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टाइल है आर्किटेक्चर की जो करेक्ट है? इट वॉज मार्क्ड बाय द कंप्लीट ब्रेक फ्रॉम द पास्ट, इट वॉज एक्चुअली अ रिवाइवल ऑफ द इंपीरियल रोमन स्टाइल, द आर्किटेक्ट्स familiar with classical style were employed by wealthy merchants and aristocrats, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट है, इसमें से 15th सेंचुरी में जो आर्किटेक्चर चल रहा था उसके बारे में पूछा गया है कि कौन सी चीज़ करेक्ट है यहाँ पर। तो देखो इसका क्या हो जाएगा? इट वॉज मार्क्ड बाय द कंप्लीट ब्रेक फ्रॉम द पास्ट। कोई भी आर्किटेक्चर होता है वो अभी भी एट प्रेजेंट भी आप बिल्डिंग्स वगैरह दिख रहे होंगे ना, तो वो अपने पास से रिलेट करता है थोड़ा बहुत, डिजाइंस वगैरह हो गई, ठीक है, तो ये तो गलती हो जाएगा। इट वॉज एक्चुअली अ रिवाइवल ऑफ द इंपीरियल रोमन स्टाइल, ये सही है। द आर्किटेक्ट्स फैमिलियर विद क्लासिकल स्टाइल वर एम्प्लॉयड बाय वेल्दी मर्चेंट्स एंड एरिस्टोक्रेट्स, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ द यूटिलिटेरियनिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया इज आर करेक्ट। इनके हिसाब से कौन सी
थ्योरी है जो करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो, यूटिलिटेरियनिज्म बिलीव दैट द रूल ऑफ लॉ वॉज नेसेसरी फॉर द सोसाइटल बेटरमेंट, ये सही है। जेम्स मिल एक्सपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ द यूटिलिटेरियनिज्म इन दिस फेमस बुक यूटिलिटेरियनिज्म एंड द राज, ये चीज़ गलत है। ये यूटिलिटेरियनिज्म डिफरेंट फ्रॉम द, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का है, वहाँ पे ना डिफरेंट थ्योरीज दे रखी है। शायद ये सोशियोलॉजी के अंदर भी थोड़ा सा इनको इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर ये चीज़ मैंने पढ़ रखी है। तो यूटिलिटेरियनिज्म डिफरेंट फ्रॉम द लिबरल सिग्निफिकेंस इन अ वे, ये चीज़ सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 1, 3 एंड 4। तो आंसर इज डी। इसका आंसर ये सारे हैं। अब यहाँ पे देखो, अब हमसे पूछा गया है कि स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था कब? बंगाल के अंदर 905 के अंदर, वो कब स्टार्ट हुआ था और क्यों स्टार्ट हुआ था? अगर मुझे कोई बता देगा कि 905 के अंदर जो मूवमेंट हुआ था इसके बारे में, इट वॉज अ मार्क्ड बाय द मास मोबिलाइजेशन थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ समिटीज़, ठीक है। इट वॉज मार्क्ड बाय द मास मोबिलाइजेशन थ्रू लेबर स्ट्राइक, ठीक है। 905 के अंदर क्यों हुआ था? बंगाल का पार्टीशन हुआ था, उसके बाद हुआ था स्वदेशी मूवमेंट। रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर सब ने एक दूसरे को राखी बांधी थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा उस टाइम पर हिंदू और मुसलमान ने एक दूसरे को राखी बांधी थी। लॉर्ड किसने करा था 905 के अंदर? ये सब चीज़ें याद रखनी है कि बंगाल को किस किस पार्ट में करा था, जो असम है वो किस में गया था, और जो बांग्लादेश है उसको कितने पार्ट में हुआ था, ये सारे एक बार पढ़ लेना। इट एडवोकेट अ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ हेल्प ऑफ आत्मरक्षा, इट्स फेयर ऑफ एजुकेशन, नेशनल स्कूल्स वर स्टैब्लिश्ड, ये सारे ही सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। और यूटिलिटेरियनिज्म एक थ्योरी है, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे इसको जल्दी से स्किप कर दिया। देखो इसका मतलब क्या होता है, इस शब्द का मतलब होता है कि ये लोग ना हैप्पीनेस को बहुत ज़्यादा, जैसे इंसान का खुश रहना, प्लेजर में, मतलब आराम से मौज मस्ती में जीवन व्यतीत करना, उस चीज़ को बात करते थे ये लोग। इसका मतलब ये था कि बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी होना चाहिए, जहाँ सबके लिए सबका भला हो। वहाँ पर ये लोग है ना, जो कोई भी चीज़ जो इंसान को नुकसान पहुँचाती हो और जो भी उसकी हैप्पीनेस का एक मतलब अनहैप्पीनेस का कारण बनती हो, उस चीज़ को अवॉइड करना। बेसिकली सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक ऐसी पॉलिसीज़ लाना जो सबके वेलफेयर के लिए हो, उसको यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पढ़ोगे डीप में, इतना वर्ल्ड हिस्ट्री अगर थोड़ा सा बहुत पढ़ना है तो ये डेफिनेशन देख लेना, सिर्फ जो PYQ में इन्होंने कभी पूछी है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ द 8। अब ये वाला जो क्वेश्चन है फिर करंट का है, तो हम इसको छोड़ सकते हैं, लग्जरी है भैया हमारे पास अभी PYQ करते वक्त कि हम इसको छोड़ देंगे। इसका आंसर क्या है? डी। देख लेना, ह्यूमन राइट का अवार्ड भी पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे ये पूछा गया है, स्कीम्स दे रखी है 2016 की, और ये टारगेट ग्रुप्स दे रखे हैं कि ये किस किस के लिए है। हमसे क्या पूछा है? करेक्ट पेयर पूछा ना, विच वन इज द करेक्ट पेयर। तो दीनदयाल कोच अंत्योदय योजना एक्सप्रेस किसके लिए है, और हमारा ये क्वेश्चन कौन सा है? दीनदयाल फॉर द अनरिजर्व पैसेंजर, हमसफर फॉर द रिजर्व्ड पैसेंजर, तेजस जो है रिजर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। उस टाइम पे यार अब तो बहुत कुछ रेलवे के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पर्सन आउटसाइड इंडियन नेवी टू बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। ऐसा कौन सा पर्सन है जो इंडियन नेवी के बाहर है लेकिन वो उसका डायरेक्टर जनरल बना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, राजेंद्र सिंह। लेकिन ये वापस से करंट अफेयर का क्वेश्चन है, छोड़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग विनर ऑफ द जनपथ अवार्ड, ये भी छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमारे काम का भी नहीं है। लेंस नायक हनुमंता कोडप, who was buried alive during snow by deadly avalanche at the Siachen Glacier, who later died in a hospital after he was miraculously rescued by the army, was a soldier of, वो कहाँ का सोल्जर था? मद्रास रेजिमेंट का, उस टाइम का करंट का छोड़ दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द थीम स्टेट इन द 30 सूरजकुंड मेला? सूरजकुंड इंटरनेशनल फेयर कहाँ पे लगता है? दिल्ली के अंदर लगता है, जहाँ पे जितने भी कंट्री के आर्ट एंड क्राफ्ट्स वगैरह वाले लोग होते हैं वो लोग अपनी शॉप्स वगैरह लगाते हैं। एक बार मैं भी गई हुई हूँ सूरजकुंड मेला के अंदर, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। उस टाइम का था, थीम क्या थी? थीम स्टेट कौन सा था? तेलंगाना था। डिपार्टमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड द प्रमोशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्क। कहाँ पे? ओतुपल्ला। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, छोड़ दो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बोलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये भी देखेंगे। द लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस लीक in the US history took place in February 2016. The gas was, जो लार्जेस्ट गैस लीक हुई थी
2000, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो हम छोड़ सकते हैं वैसे तो, लेकिन इसका आंसर पता होना चाहिए मीथेन, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ग्रेविटेशनल वेव्स आर प्रेडिक्टेड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन इन 1916 ऑन द बेसिस ऑफ हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। फिर उसके बाद बोला है ग्रेविटेशनल वेव्स डू ऑल्सो एग्जिस्ट इन द न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। नहीं, ग्रेविटेशनल वेव्स की तो बात ही नहीं करी ना, न्यूटन्स की थ्योरी तो ग्रेविटेशन की थी, वो क्या बोला था, एप्पल गिरती है, बस उसने तो ये बोला ग्रेविटी होती है, सेंटर ऑफ द अर्थ होता है, सबकी ग्रेविटी क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी ग्रेविटी क्या होती है, सेंटर में होती है। और जैसे अर्थ है, अर्थ का जो सेंटर है वो ग्रेविटी, और ग्रेविटी फोर्स क्या होता है, एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करता है, दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करता है। ग्रेविटेशनल वेव की बात तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर हुई थी, तो ये चीज़ गलत है। ग्रेविटेशनल वेव्स आर टू बी डिटेक्टेड बाय द सेंसिटिव डिटेक्टर नोन एज इन फर्नोमीटर्स, तो इसके द्वारा डिटेक्ट करे जाते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अब देख लो यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इंडियन ओरिजिन का था जिसे प्रेसिडेंट ऑफ द रॉयल सोसाइटी बनाया गया है, यूके की है ये रॉयल सोसाइटी। इसका आंसर है वेंकटरमन रामाकृष्णन, ये confirmed as a president of the Royal Society in 2015। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसप्लांटेड बाय राइबोसोम्स टू मेक प्रोटीन्स एंड द एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑन दिस प्रोसेस, ये सब ठीक है। यूनाइटेड किंगडम की है एक सोसाइटी है, इंडिपेंडेंट साइंटिफिक सोसाइटी है, और ये कब से काम कर रही है, 1662 से काम कर रही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेंकटरमन रामाकृष्णन। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो वापस से उसको छोड़ दो, बस एक बार पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 2016 का पेपर जो है